हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूही शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के फर्स्ट से लेके 5th तक के चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको मैं बताने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है हमारा जैविक वर्गीकरण, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला है जैव विविधता में सम्मिलित है। जैव विविधता में सम्मिलित है। ऑप्शन है जमीनीय, जलीय, पारिस्थितिक तंत्र या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी घ, इनमें सभी। दूसरा क्वेश्चन है उभयचारियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कहाँ ज़्यादा है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, मैदानी क्षेत्रों में या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में। उभयचारी समझते हैं आप लोग, तो उनकी ज़्यादा संख्या है पश्चिमी घाट में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख। उभयचारियों की संख्या बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा पश्चिमी घाट में ज़्यादा होती है। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? अल्फा विविधता, गामा विविधता या बीटा विविधता या फिर इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी इनमें सभी। पारिस्थितिक विविधता के अंतर्गत तीनों सम्मिलित होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा तीनों जो विविधताएं होती हैं वो सभी सम्मिलित होती हैं। चौथा प्रश्न है भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है अमेजन का वर्षावन, भारत का पश्चिमी घाट, म्यांमार के जंगल या फिर अफ्रीका के जंगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क यानी अमेजन का वर्षावन। ये भूमंडल के सबसे बड़े जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जीवों में या पेड़ पौधों में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? हॉट स्पॉट या तप्त स्थल इसको कहा जाता है। हॉट स्पॉट को हिंदी में तप्त स्थल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है यानी ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ 34। विश्व में हॉट स्पॉट क्षेत्र 34 है, जिसमें से 2 तो भारत में ही हैं। पहला हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो, और पश्चिमी घाट, ये दोनों भारत के हॉट स्पॉट हैं और पूरे विश्व में कुल 34 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में पशु विहारों की संख्या कितनी है? पशु विहारों की संख्या कितनी है भारतवर्ष में? ऑप्शन है 14, 90, 448 या फिर 525। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 448, यानी भारत में पशु विहारों की जो संख्या है वह 448 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विदेशी प्रजाति है? निम्नलिखित में कौन विदेशी प्रजाति है? पार्थेनियम, लेंटाना, जलकुंभी या इनमें सभी। तो सही आंसर होगा इसका इनमें सभी, क्योंकि ये सभी जो प्रजातियां हैं जैसे पार्थेनियम हो गया, लेंटाना हो गया या फिर जलकुंभी हो गया, तो ये तीनों विदेशी प्रजातियां हैं। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी घ। अगला प्रश्न है आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में मिलती हैं? आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में मिलती हैं? ऑप्शन है 25, 200, 550 या 1000 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1000 से अधिक, यानी भारत में जो आम की प्रजातियां हैं वो लगभग 1000 से अधिक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, यानी क्या सम्मिलित है रेड डाटा बुक? ऑप्शन है दुर्लभ पौधों की सूची, गायब हो रहे पौधों की सूची, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची या इनमें सभी की सम्मिलित सूची। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। यानी रेड डाटा बुक जो है उसमें जो पौधे
दुर्लभ हो चुके हैं और जो जिनके मतलब गायब होने का खतरा मंडरा रहा है, विलुप्त होने की संभावना है, उनकी सूची इस बुक में अंकित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है, संकटग्रस्त स्पीशीज के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। यानी ऐसे स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जिनके संकट होने का खतरा है, जो खत्म होने वाले हैं, कह सकते हैं कि। ऑप्शन है, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये स्पीशीज संकटग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि इनके प्राकृतिक आवास किन्हीं कारणों से बदल दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, स्पीशीज की संख्या क्रांतिक सीमा से भी कम रह गई है। हाँ, ये तो है कि बिल्कुल कम हो गई है इन स्पीशीज की संख्या। और चौथा ऑप्शन है, इस श्रेणी में सुभेद्य तथा दुर्लभ दोनों प्रकार की स्पीशीज है, दोनों प्रकार की स्पीशीज सम्मिलित है, तो सही होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ख, यानी इस श्रेणी में सुभेद्य कहा जा रहा है। सुभेद्य मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, और दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त न हो, तो दोनों कह रहा है, लेकिन यहाँ संकटग्रस्त स्पीशीज के संबंध में कहा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर घ ही इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो इस चैप्टर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर है जैविक विविधता, दूसरा चैप्टर है जैविक वर्गीकरण। अभी से पहले आपने पढ़ा जैविक विविधता है, जीव में जो पाई जाने वाली विविधता है, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। जैव विविधता था इससे पहले वाला चैप्टर, ये है जैविक वर्गीकरण, जिसका पहला क्वेश्चन है, स्पीशीज प्लैनेटरम किसने लिखा है। स्पीशीज प्लैनेटरम किसने लिखा है। ऑप्शन है, स्पीशीज प्लैनेटरम एक बुक है जिसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी द एल्डर, जॉन रे या फिर कैरोलस लिनियस। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर घ, कैरोलस लिनियस। स्पीशीज प्लैनेटरम कैरोलस लिनियस ने लिखा था। अगला प्रश्न है, जातिवृत्त किससे संबंधित है। विकासीय वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, विकास इतिहास या फिर जीवों की पहचान और नामकरण। तो इसका भी सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी विकासीय वर्गीकरण। जातिवृत्त जो है यह विकासीय वर्गीकरण से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। मैक्रोफाइट्स, प्लैंकटन, बैक्टीरिया या वायरस। तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ख, प्लैंकटन। ये सूक्ष्म इस एक कोशिकीय जीव हैं जो पानी में पाए जाते हैं और पानी के साथ ये बहते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट, देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। यानी जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं वो यूकैरियोट, और जिनमें नहीं पाए जाते वो प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के अंतर्गत जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, उनको रखा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया या जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटकर के 5 किंगडम वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को इनमें किस वर्ग में रखा गया है। यानी विटकर ने, HR विटकर ने जो वर्गीकरण की 5 किंगडम वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की है, उसमें यूकैरियोट्स को इनमें किस वर्ग में रखा है। तो इन्होंने 5 किंगडम में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, जिसमें से इन्होंने किंगडम मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था, और बाकी जो चारों थे यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इन चारों में इन्होंने यूकैरियोट्स को रखा था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 5 में से 4 किंगडम में इन्होंने यूकैरियोट्स को रखा था। अगला प्रश्न है, 5 किंगडम वर्गीकरण में एक किंगडम में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया तथा मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। यानी 5 किंगडम वर्गीकरण में किस एक किंगडम में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया था मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मोनेरा। यानी मोनेरा में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन पौधा की तरह का प्रोटिस्टा है? पौधे की तरह का प्रोटिस्टा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डाइटम, अमीबा, यूग्लिना या फिर पैरामीशियम। तो पौधे की तरह का प्रोटिस्टा पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ग, यूग्लिना। यूग्लिना, ठीक है, ये पौधे की तरह का प्रोटिस्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फंजाई के बारे में पहला है फफूंद यूकैरियोटिक जीव हैं, दूसरा इनमें जनन जीवाणु द्वारा होता है, तीसरा इनका शरीर हाइफी का बना होता है, और चौथा फफूंद की भित्ति पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी डी। फफूंद की भित्ति जो होती है वो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है द्विपद नाम पद्धति में निम्नलिखित में दो शब्द कौन कौन से होते हैं? यानी जो भी नाम पद्धति होती है, जो वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है दो नामों वाला, तो इन दो वर्ड से बनता है, दो शब्दों से। तो इसको हम मतलब क्या होता है ये दोनों, पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला है ऑप्शन जीनस था स्पीसीज, दूसरा है जीनस था वेराइटी, तीसरा है फैमिली था जीनस तथा, और चौथा है गण तथा कुल। तो आंसर होगा सही इसका ऑप्शन नंबर क यानी जीनस तथा स्पीसीज। द्विपद नाम पद्धति में स्पीसीज में दो शब्द जो होते हैं वो पहला जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। जैसे आम का है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा हो गया इसका जीनस और इंडिका हो गया इसका स्पीसीज, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर किसी भी सजीव का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम या जैविक नाम बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तनीय है? यानी इनमें कौन अपरिवर्तनीय है? किंगडम तथा फाइलम, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स, स्पीसीज तथा सब स्पीसीज, या फिर जीनस तथा स्पीसीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ख होगा टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? ऑप्शन है क्रांक्विस्ट, वेंथम, हुकर या फिर लिनियस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ यानी लिनियस यानी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकरण की एक कह सकते हैं कि एक नियमबद्ध पद्धति जो थी इसको इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? यानी वह वर्गीकरण जो जीवों के क्रोमोसोम पर आधारित होता है। ऑप्शन है फेनेटिक्स, साइटोटैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक्स या फिर कीमोटैक्सोनॉमी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख साइटोटैक्सोनॉमी यानी क्रोमोसोम पर जो वर्गीकरण आधारित होता है उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कृत्रिम वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? कृत्रिम वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है सामूहिक संबंधों पर, दूसरा है वंशानुगत गुणों पर, तीसरा है एक या दो गुणों पर, या फिर सभी आकारिकीय गुणों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी एक या दो गुणों पर। एक या दो गुणों पर यानी कृत्रिम वर्गीकरण में जीवों को एक या दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वर्गीकरण की किस पद्धति में सभी आकारिकीय गुणों का समावेश किया जाता है? यानी निम्नलिखित में वर्गीकरण की किस पद्धति में सभी आकारिकीय गुणों का समावेश किया जाता है? ऑप्शन है कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जातिवृत्तीय पद्धति, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी प्राकृतिक पद्धति। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में वर्गीकरण की किस पद्धति में सभी आकारिकीय गुणों का समावेश किया जाता है? तो आंसर होगा प्राकृतिक पद्धति जिसमें आकारिकीय गुणों का समावेश किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पीसीज यानी प्रजाति, जीनस, कुल या ऑर्डर।
तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए क स्पीसीज, यानी वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? स्पीसीज होती है। अगला प्रश्न है जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा है? जेनेरा प्लेंटेरम जो किताब है उसे किसने लिखा है? ऑप्शन है हचिसन ने, एंगलर और प्रांटल ने, बेसे ने या फिर बेंथम तथा हुकर ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ बेंथम तथा हुकर ने। जेनेरा प्लेंटेरम जो किताब है वह बेंथम तथा हुकर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पादान पर प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है क्लास, जीनस, टैक्सॉन या फिर स्पीसीज। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर घ टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन इसमें जो टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग किया जा सकता है तो हो जाएगा टैक्सॉन। अगला क्वेश्चन है सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन है ब्रेसिका, कैम्पेस्ट्रिस, मैंगीफेरा इंडिका, हेलियंथस एनुलस या फिर लीची। अगला प्रश्न है सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है ब्रेसिका, कैम्पेस्ट्रिस, मैंगीफेरा इंडिका, हेलियंथस एनुअस या फिर लीची चाइनेंसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा हेलियंथस एनुअस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गलत है? गलत वाक्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रत्येक पौधे का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पौधे का नाम द्विपद नाम पद्धति पर आधारित होना चाहिए, या प्रत्येक नाम का उपयोग एक से अधिक जातियों के लिए किया जा सकता है, या फिर वानस्पतिक नाम इटैलिक में लिखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी एक नाम का उपयोग एक से अधिक जातियों के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आवृत बीजों को किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? जो आवृत बीज होते हैं उनको किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है बीजांड का अंडक में उत्पन्न होना, पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना तथा पराग नलिका द्वारा निषेचन, दो नर युग्मकों द्वारा अंड तथा द्वितीयक केंद्रक का संयोजन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं? ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा, कवक या फिर डायटम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ, यानी डायटम। ये स्वपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है इनमें किस प्रोटिस्टा में सीलिया द्वारा गति होती है? सीलिया द्वारा गति पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या क्लेमाइडोमोनास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी ए पैरामीशियम। इसमें सीलिया द्वारा सीलियरी गति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 रेड टाइट किस वर्ग के जीवों से होता है? ऑप्शन है स्लाइमोल्ड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, डायनोफ्लैजिलेट्स, यानी इसके द्वारा ये जो वर्ग है इसके द्वारा रेड टाइट समुद्र में उत्पन्न हो जाता है, जिससे एकाएक समुद्र का पूरा पानी लाल दिखने लगता है एक निश्चित स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है ये कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेक्टिन की, कैलोज की, चीटिन की या फिर हेमिसेल्यूलोज की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी चीटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह चीटिन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 27 जाइगोमाइसिटीज के द्विगुणित विश्राम जीवाणु को आप क्या कहते हैं? बीजाणु को आप क्या कहते हैं? यानी जाइगोमाइसिटीज के द्विगुणित विश्राम बीजाणु को आप क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जाइगोस्पोर। ठीक है, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कोनिडियोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, एप्लानोस्पोर है, लेकिन सही जवाब यही होगा जाइगोस्पोर। प्रश्न संख्या 25 है मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम को रखा गया है, यानी किस में रखा गया है? स्पोरोजोन्स में, किंगडम फंजाई में, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में या फिर मोनेरा में।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, स्पोरोजोअन्स में, यानी जो मलेरिया के परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम वो होते हैं, उनको रखा गया है स्पोरोजोअन्स में। प्रश्न संख्या 29 है, किस वर्गीकरण पद्धति में संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है? ऑप्शन है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, जाति वृत्तीय वर्गीकरण या फिर कीमोटैक्सोनॉमी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। इस पद्धति में संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीमोटैक्सोनॉमी आधारित है। कीमोटैक्सोनॉमी आधारित है, किस पे आधारित है? पहला है ऑप्शन नंबर क, पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों पर, दूसरा है क्रोमोसोम पर, तीसरा है आणविक समानताओं पर या फिर अंकों पर। तो कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है वो पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों पर आधारित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तनीय है? ऑप्शन है किंगडम तथा फाइलम, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स, स्पीसीज तथा जीनस या फिर क्लास तथा ऑर्डर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स। इसी पे यह जो है यह अंतर परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 32 है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पीसीज, जीनस, कुटुंब या फिर ऑर्डर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, स्पीसीज। ये वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, इसको हिंदी में प्रजाति कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी यानी ऑप्शन है बेंथम तथा हुकर, लिनियस, हचिनसन या फिर मायर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, कैरोलस लिनियस, यानी लिनियस ने इसको लिखा था। हाँ, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी को किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा इसका कैरोलस लिनियस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें सही क्रम कौन सा है? स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर फिर फाइलम। स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, किंगडम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, क, स्पीसीज। स्पीसीज से फिर जीनस बनता है, जीनस से ऑर्डर बनता है और ऑर्डर को फाइलम में रखा जाता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम है। शेर का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन पैंथेरा टिग्रिस, टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्ड्स या इनमें से कोई नहीं। तो पैंथेरा टिग्रिस जो होता है यह बाघ का होता है वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे शेर का पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पैंथेरा लियो, ये शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, बैगन का वानस्पतिक नाम है। बैगन का वानस्पतिक नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलाजोना या फिर सोलेनम टार्वम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सोलेनम मेलाजेना। ये बैगन का जो होता है वह मतलब जंतु ये वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है, यानी किस में रखा गया है? समान गुणों वाले कुलों को ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में या फिर किंगडम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ऑर्डर में। अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है सूक्ष्म जीव। तो इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको अब चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? यानी पौधों में जो वायरस के कारण बीमारी उत्पन्न होती है तो सबसे पहले किस पौधे की पत्तियों में उसका अध्ययन किया गया था? तो ऑप्शन है धान, तंबाकू, आलू या फिर नीम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी तंबाकू, क्योंकि सबसे पहले TMV यानी इसीलिए इस वायरस का नाम रखा गया TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, जो कि तंबाकू में पाया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? ऑप्शन है चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस या फिर डिप्थीरिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ यानी डिप्थीरिया। यह वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है बल्कि यह जीवाणु के द्वारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तंबाकू में मोजाइक की बीमारी वायरस द्वारा होती है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन है मायर, आइवेनोस्की, स्टैनले या फिर बेंजराइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी आइवेनोस्की। आइवेनोस्की नहीं, सबसे पहले टीएमवी जो टोबैको मोजाइक वायरस उसके बारे में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, या फिर वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। तो जो चौथा ऑप्शन है यह गलत है, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, टोबैको मोजाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या दोनों, यानी आरएनए और डीएनए दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी आरएनए। टोबैको मोजाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह आरएनए का होता है, आरएनए से बना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है, यानी क्या क्या पाया जाता है बैक्टीरियोफाज में? प्रोटीन, वसा और आरएनए, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और डीएनए, या फिर कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। तो सही इसका आंसर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी प्रोटीन और डीएनए। जो बैक्टीरियोफाज, ये इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और आरएनए होता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन है बैक्टीरियोफाज के बनने के कारण जीवाणु की कोशिका भित्ति फट जाती है, दूसरा बैक्टीरियोफाज के सिर में डीएनए होता है, तीसरा बैक्टीरियोफाज में प्रोटीन की पूंछ कुंडलित संकुचनशील आच्छादकी बनी होती है, या फिर वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, यानी वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये गलत है, वायरस को क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वाक्य वायराइड्स के लिए सही है? ऑप्शन है वे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मॉलिक्यूल हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, इनकी खोज थियोडोर डायनर ने की थी, या फिर इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? सबसे जो प्राचीन के बारे में पता चला था उसे किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, या फिर वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, यानी सबसे जो प्राचीन जीवाणु है उसको आर्की बैक्टीरिया वर्ग में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन गोल आकृति के जीवाणु हैं? बैसिलस, स्पाइरल, वाइब्रियो, या फिर कोकाई। तो यह गोल आकृति पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कोकाई। ठीक है, क्योंकि बैसिलस रोड शेप में होते हैं, स्पाइरिला ये सर्किल होते हैं, सर्पिल, और वाइब्रियो ये कॉमा के शेप के होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है गोल आकृति के जीवाणु, तो आंसर हो जाएगा कोकाई। अगला प्रश्न है, प्रतिजैवी को अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है विषाणु, नवीन प्रकार के सूक्ष्मजीव, नील हरित शैवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नील हरित शैवाल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इन्हीं को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं में जीवाणु भोज यानी बैक्टीरियोफाज द्वारा आनुवंशिक पुनः संयोजन यानी पुनर्योजन की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है रूपांतरण, पारक्रमण या ट्रांजैक्शन, या फिर विखंडन या स्थानांतरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी पारक्रमण या ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए, कुंडलित डीएनए,
सीधा डीएनए या फिर झिल्ली से आवृत डीएनए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कुंडलित डीएनए। ये जीवाणु में इसी प्रकार का डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, यानी किन से प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से या फिर आवृत बीजों से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जीवाणुओं से। प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होते हैं उनको जीवाणु से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु किस वायराइड्स पाए जाते हैं, यानी वायराइड्स किस में पाए जाते हैं? केवल जंतुओं में, केवल पौधों में, पौधों तथा जंतु दोनों में, या फिर बैक्टीरिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी केवल पौधों में। जो वायराइड्स होते हैं यह पौधों में पाए जाते हैं, प्रियन जो होते हैं वह जंतुओं में पाए जाते हैं, प्रियन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वायराइड्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थियोडोर डायनर, R.L. सीसेमर, डी हेरल या फिर ट्वार्ट ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी थियोडोर डायनर। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पादप किंगडम। उसके क्वेश्चन है ये पादप किंगडम में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन की विधि है, यानी कौन सी विधि है क्लोरोफाइसी में? पहला प्रश्न है, क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन है समयुग्मकी, असमयुग्मकी, उगैमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी इनमें सभी। यानी क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन की जो विधि है वह समयुग्मक भी होती है, असमयुग्मकी तथा उगैमस भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें किस शैवाल की स्पीसीज बर्फ पर उगती है, यानी कौन सा शैवाल है जो बर्फ पर उगता है? ऑप्शन है अल्वा, क्लेमाइडोमोनास, जुगलोरेला या फिर रिवुलेरिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास नामक जो शैवाल है यह बर्फ पर भी उग सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन जो है वह किस शैवाल में पाया जाता है? लाल शैवाल में, भूरे शैवाल में, हरे शैवाल में या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, भूरे शैवाल में। फ्यूकोजैंथिन भूरे शैवाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कारा किस प्रकार का शैवाल है? नीलहरित शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या फिर लाल शैवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, हरा शैवाल। जो कारा होता है वह हरा शैवाल होता है। पांचवा प्रश्न है, स्पाइरोगायरा का हरित लवक होता है, यानी स्पाइरोगायरा का हरित लवक कैसा होता है? प्यालेनुमा, गोलाकार, कॉलरनुमा या फिर सर्पिल। तो सही आंसर होगा इसका घ, यानी सर्पिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में क्या विशेषता पाई जाती है? ब्रायोफाइट्स में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ऊतकें जो उनमें जड़ें नहीं होती हैं, उनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, या फिर उनमें बीज नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी उसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। ठीक है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में होता है, यानी क्या होता है फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में? फूट तथा सीटा, फूट सीटा तथा कैप्सूल, वृंत तथा कैप्सूल या फिर केवल कैप्सूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख, यानी फूट, सीटा तथा कैप्सूल। प्रश्न संख्या 8 है, फ्यूनेरिया में बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं फ्यूनेरिया में बीजाणु अंकुरित होकर? ऑप्शन है आर्चिगोनियम, एंडिथेरिया, प्रोटोनिमा या फिर कारिक बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रोटोनिमा। ठीक है,
नीमा यानी फ्यूनेरियम में बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, तो होगा प्रोटोनीमा। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइट मॉस तथा अन्य ब्रायोफाइट से अलग होता है। टेरिडोफाइट मॉस तथा अन्य ब्रायोफाइट से अलग होता है क्योंकि इनमें फ्लास्क की तरह का आर्चिगोनियम नहीं होता, या इनमें सीधी पीढ़ी एकांतरण होता है, या फिर फ्लैजिलेटेड पुग्नु होते हैं, या पूर्ण विकसित संवहन तंत्र तथा स्वतंत्र स्पोरोफाइट होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी पूर्ण विकसित संवहन तंत्र तथा स्वतंत्र स्पोरोफाइट होता है किसमें, टेरिडोफाइट में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती हैं, यानी किसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन है फर्न, मॉस, रिक्सिया या फिर सिलेजेला। तो सही आंसर होगा सिलेजिलेला। तो ऑप्शन होगा सही ये 4 नंबर, जो डी आंसर है घ, यानी हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां जो है वह सिलेजिनेला में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फर्न का प्रोथैलस होता है, यानी फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित, अगुणित तथा द्विगुणित दोनों, या फिर बंध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी अगुणित, यानी फर्न का प्रोथैलस जो होता है वह अगुणित होता है। अगला देखें प्रश्न संख्या 12, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें नहीं होता है, यानी किसके न होने के कारण जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है। ऑप्शन है भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजचोल या फिर अंडाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी बीजचोल। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीजचोल नहीं होता, यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। अगला प्रश्न है साइकस के कोरेलवाइड जड़ में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, एनाबिना नॉस्टॉक या फिर क्लेमाइडोमोनास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, यानी एनाबिना नॉनस्टॉक। इस साइकस के कोरेलवाइड जड़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्फैग्नम होता है, स्फैग्नम क्या होता है, शैवाल है, मॉस है, टेरिडोफाइट है या जिम्नोस्पर्म है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलेजिनेला होता है, यानी कैसा होता है, शैवाल है, मॉस है, टेरिडोफाइट है या फिर आवृत बीजी है। सिलेजिनेला क्या है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, टेरिडोफाइट, यानी सिलेजिनेला टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है ये प्राणी जगत, यानी प्राणी जगत। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला है जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतु का लक्षण है, यानी जल संचालन तंत्र जो वह किस संघ के जंतु का लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संघ एकाइनोडर्मेटा, यानी एक लोग तो अभी बाकी जो है पॉलीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा या कार्डेटा, तो इसको मतलब इसमें जल संचालन तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन संघ एकाइनोडर्मेटा है जो है इसके जंतुओं का विशेष लक्षण है जल संचालन तंत्र। दूसरा प्रश्न है इनमें कौन मैमेलिया वर्ग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है चूहा, हाथी, शेर या सांप। तो सही आंसर हो जाएगा सांप। सांप रेप्टिलिया है, मैमेलिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, एकाइनोडर्मेटा या फिर नाइडेरिया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जितने भी जंतु हैं ये सब समुद्री होते हैं। चौथा प्रश्न है खंडित शरीर और नेफ्रिडिया पाया जाता है, यानी किसमें पाया जाता है, पॉलीफेरा में, एनिलिडा में, नाइडेरिया में या फिर इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एनिलिडा, यानी खंडित शरीर और नेफ्रिडिया जो है वह संघ एनिलिडा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पॉलीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित रहता है, छिद्र, शंकु, कैनल तंत्र या फिर कोइनोसाइट कोशिकाएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी शंकु। पॉलीफेरा का वर्गीकरण शंकु पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है हाइड्रा, शाइकन, ओबिलिया या फिर ओरिलिया। तो यहाँ सिलेंट्रेटा का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी
साइकन। ये संघ सिलेक्टेटा का उदाहरण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एस्केरिस किस संघ का जंतु है? एस्केरिस जो है वह किस संघ का जंतु है? ऑप्शन है एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एनिमिलिया का सबसे बड़ा संघ है? पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाए एनिमिलिया का तो ये आर्थ्रोपोडा होगा और इसके बाद 2 नंबर पर है संघ मोलस्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, मोलस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इकाइनोडर्मेटा। चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां है चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? मोलस्का, पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर कॉर्डेटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए तो आज बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।